नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई हस्तियों को दिया पद्म सम्मान। अभिनेता धर्मेंद्र मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित। पत्नी हेमा मालिनी ने स्वीकार किया सम्मान। उदय कोटक, शिबू सोरेन, भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर समेत कुल 131 हस्तियों को पद्म सम्मान। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस। मेडिकल एसोसिएशन ने की एनटीए को भंग करने की मांग। सिडबी के इवेंट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेशी मुद्रा बचाना अभी सबसे अहम। सोने और कच्चे तेल के ऊंचे दाम बड़ी चुनौती। जमकर पॉलिसी रिफॉर्म कर रही है सरकार। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आतंक के लिए पाकिस्तानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत की चिंता को ठहराया जायज। आगरा में किया ताजमहल का दीदार। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने भरा बाजार में जोश। रुपए की मजबूती और क्रूड में नरमी से बाजार शानदार तेजी के साथ बंद। एफएमसीजी के अलावा सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी। ईरान के साथ डील पर ट्रंप के बयान के बाद लुढ़का क्रूड। $100 के नीचे आया ब्रेंट का भाव। ट्रंप बोले ईरान के साथ डील पर अच्छी बातचीत जारी। पिछले 10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल में ₹2.71 पर, पेट्रोल में ₹2.61 की बढ़ोतरी। तेल के दाम बढ़ने से ओएमसीज में जोरदार तेजी। आज से शुरू नौतपा से बढ़ेगा गर्मी का कहर। यूपी के कई जिलों में अगले 24 घंटे भीषण गर्मी पड़ने के आसार। तो दिल्ली में भी लू के थपेड़ों से नहीं मिलेगी राहत। आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। आज 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी पत्नी अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान लिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और मशहूर सिंगर अलका याग्निक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और डायरेक्टर उदय कोटक को भी पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया। वहीं विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती दिवंगत पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया। एक्टर आर माधवन, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को भी पद्मश्री सम्मान दिया गया। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिडाला जगदेश कुमार को भी पद्मश्री दिया गया। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी एजेंसी ने कोई सबक नहीं सीखा है। आज क्या हुआ कोर्ट में, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। साल 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की और अब 2 साल बाद फिर दोबारा से वो पेपर नीट का पेपर लीक हुआ। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, कहा कि जो एनटी है उसको रिप्लेस किया जाए। उसके साथ साथ जो एग्जाम है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराया जाए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी गाइडलाइंस के बावजूद इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एनटीए से कहा कि आप बताइए कि हमने जो गाइडलाइंस दी थी उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ। इसको लेकर एक एफिडेविट दायर कीजिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआई को भी इस पूरे मामले के अंदर नोटिस भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की पूरी सुनवाई गुरुवार को करेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए हुए हैं। आज रूबियो ने पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने यहाँ डाइना बेंच पर बैठकर तस्वीरें भी खिंचाई। इस मौके पर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी साथ में मौजूद रहे। आगरा के बाद रूबियो जयपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने ओमार पोर्ट देखा। ओमार किले पर उनका लोक कलाकारों ने घूमर डांस करके स्वागत भी किया।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है और बातचीत में काफी प्रगति हुई है, यह कहना है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। क्वाड बैठक से लेकर रक्षा सहयोग, रूस से तेल खरीद, ईरान संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक कई अहम मुद्दों पर रूबियो ने भारत को अमेरिका का मजबूत और भरोसेमंद साझेदार बताया है। रूस से तेल खरीद को लेकर भी अमेरिका का रुख पहले के मुकाबले काफी नरम नजर आया। I view it more as a continuation of a very strong relationship and looking for new areas of opportunity. We hope to have finalized very, very soon a trade agreement that's going to make both of our countries stronger, investments in the United States by Indian companies. So I view this visit as much as anything else as sort of a continuation and just continuing to build on what we already have as a foundation and the progress that's been made in just the last year and a half in the second Trump administration. इसके अलावा रूबियो ने पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी गतिविधि पर भारत की चिंता को सही ठहराया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भारत की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. और आवाज अड्डा में आज हम भारत अमेरिका दोस्ती और ईरान यूएस डील पर चर्चा कर रहे हैं। हम साथ हैं, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। रुपए की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने निवेशकों का सेंटिमेंट और मजबूत किया, जिसके दम पर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। 8 मई के बाद पहली बार निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की शानदार तेजी दर्ज की गई। एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अच्छे ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में जो शानदार मोमेंटम, शानदार रैली जो आज के सत्र में देखने को मिली। देखिए, बैंकिंग शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम, पीएसयू, प्राइवेट बैंक, हर जगह चौतरफा हरियाली देखने को मिली। निफ्टी अच्छे गेंस के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप, मिड कैप, इनफैक्ट अगर हम बात करें अक्रॉस द सेक्टर, तो वहाँ पे हमें जो बुल्स का जोश है वो हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। केवल एफएमसीजी पैक ऐसा है जहाँ पे हमें हल्का फुल्का जो दबाव है वो देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी है जो देखने को मिली है। पेट्रोल के प्राइस हाइक हुए हैं 10 दिन में चौथी बार। इनफैक्ट जो क्रूड है वो हमें आज ठंडा थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग शेयर्स, डिफेंस शेयर्स, कैपिटल मार्केट, हर जगह मोमेंटम काफ़ी शानदार था। अब बात अगर करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले। आयशा मोटर के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद रिएक्शन अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा मोटर्स, पीवी और साथ में बजाज फाइनेंस में शानदार रैली आज के सत्र में देखी गई। लूजिंग पॉकेट में मिक्स हेल्थ केयर, ओएनजीसी, हिंडाल्को और बजाज ऑटो में हमें दबाव देखने को मिला है। ओएनजीसी में तो इसलिए बिकॉज क्रूड में थोड़ी नरमी आई है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में पूरे ही पैक की बात करें तो इस टाइम पे वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एनालिस्ट को दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम पी रेशियो की बात करें और उनका माने रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो, तो आने वाले टाइम पे, नियर टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो तेज़ी है वो देखने को मिली है और जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक है वहाँ पे से भी मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स में आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे थे अच्छी खासी जो रैली है वो बनती हुई दिखाई दी है। कैनरा बैंक ले लीजिए, पीएनबी, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी बैंक, हर जगह जो मोमेंटम है काफ़ी शानदार बना रहा है। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आज हमें शुरू होता हुआ भी और बंद होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों ने ग्लोबल ऑयल मार्केट का मूड बदल दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट का भाव 2 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गया। एक दिन में कच्चे तेल के दाम में करीब 6% की गिरावट आई है। कच्चे तेल में गिरावट क्यों आई है आखिर और आगे का आउटलुक क्या है, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में अच्छी खासी गिरावट है। जैसे आपने कहा, पिछले हफ्ते 4% की गिरावट थी और आज हमने गैप डाउन ओपनिंग यहां पर आते हुए देखी है, जहां पर 6% की गिरावट और $100 प्रति बैरल के नीचे के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स है, यूएस से और ईरान से भी, कि हम यहां पर अब शायद एक शांति समझौता होता हुआ देखेंगे। 60 डेज का सीज फायर और उसके बीच में यहां पर एक
पीस एग्रीमेंट या फिर एक परमानेंट एग्रीमेंट सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पर निकल के आएगा। यूएस ने कहा है कि काफ़ी क्लोज हैं हम यहाँ पर, लेकिन ईरान का कहना है कि बहुत पास हैं लेकिन कुछ दूर हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर दोनों ही कंट्रीज अटकी हैं। एक तो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट, दूसरा है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको खोला जाएगा लेकिन टोल नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात ऑफ कोर्स जिस तरह के सैंक्शंस यहाँ पर ईरान पे लगे हैं, और चौथा यहाँ पर कि जो भी मिलिट्री प्रेजेंस है दोनों की कंट्रीज में वहाँ पर बनती हुई वो यहाँ पर बैकआउट करेगी और मिडिल ईस्ट में यहाँ पर एक शांति का वातावरण फिर से लेके आया जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। जैसे जैसे हम पॉजिटिविटी और स्टेटमेंट्स यहाँ पर आता हुआ देखेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि कच्चे तेल में यहाँ पर गिरावट लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि बहुत जल्दी हम 70s की तरफ यहाँ पर जाने वाले नहीं हैं। 80 और 95 के बीच में ये एक रेंज यहाँ पर आपको इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में भी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो बड़े वाले ट्रेडर्स हैं, बैंक्स हैं, उनका मानना है कि पूरी की पूरी स्थिति नॉर्मल होने में 2027 मिड तक का समय यहाँ पर लग सकता है। तब तक ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, लेकिन रेंज अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी ऑन द हायर साइड। वहीं पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में पिछले 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम चौथी बार बढ़े हैं। आज डीजल में ₹2.71 पर तो पेट्रोल में ₹2.61 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि दुनिया के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम बढ़े हैं। जी हाँ, क्रूड में उछाल से जब दुनिया बेहाल है तो ऐसे समय में भारत एक मिसाल के तौर पर उभरा है। क्या है पूरी तस्वीर, बता रहे मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। ये देखकर अगर आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल और डीजल तो बहुत महंगा हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे कम कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं। पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस साल सप्लाई के हिसाब से, एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। इनफैक्ट G20 नेशंस में केवल एक भारत ऐसा है जिसने फ्यूल की कीमतों को स्थिर रखा, और लगातार इस सप्लाई कंस्ट्रेंट के बाद भी इनफैक्ट 78 डेज तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा है, 78 दिनों तक कीमतें नहीं बढ़ी। उसके बाद यहाँ पर कीमतें बढ़ने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिला। अब डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिएगा कि भारत में प्राइस हाइक हुआ है केवल 8% का, और पूरी दुनिया का ग्लोबल एवरेज देखें तो 23% के करीब निकल कर आता है। एशियन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है तेल, जहां पर आप देख सकते हैं कि म्यांमार में 90% है, नेपाल में 58%, पाकिस्तान में 55%, और इसी के साथ आप देखें तो चाइना है, बांग्लादेश है, सब में कीमतें लगातार बढ़ी हैं। ये तो एशियन कंट्रीज हैं। आप देखिए जो डेवलप्ड बड़े नेशंस हैं जैसे यूएई, जहां पर संकट का थोड़ा असर भी है, 52% तेल महंगा हो गया। यूएस में 45% है, यूके की बात करें तो 35%, और फ्रांस यहाँ पर भी 30% जो है फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ा दी गई हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इस शॉक को बड़े हिसाब से झेला है, क्योंकि आप देखिए कि 24 से लेके 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास की अंडर रिकवरी और नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब बड़ी बात यह कि ऐसे दौर में भी पिछले 4 साल जो इतने चैलेंजिंग रहे, भारत सरकार ने प्रयास किया है कीमतें स्थिर रखने के लिए, और लगातार एक्साइज के कट यहाँ पर आपको देखने को मिले। 2021 है, 2022 है, 24 है, 25 है और 26 में भी आप देखें तो सरकार की तरफ से पूरी सहायता यहाँ पर इंडस्ट्री को दी गई। अब मैं आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ डेटा, जिससे आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में जो प्रमुख देश है यहाँ पर फिलहाल पेट्रोल और डीजल के क्या भाव है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ओएमसीज में आज 4% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। ओएमसीज निवेशकों के रडार पर है, कंपनियां सस्ते भाव पर मौजूद है, साथ ही ब्रोकरेज भी बुलिश है। ओएमसीज में क्यों है आखिर ये तेजी, बता रही है कंचन नौटियाल। अगर हम पिछले 10-12 दिन का डेटा देखें तो यहाँ पे एक शानदार रैली जो है हमें ओएमसीज के अंदर आती हुई दिखाई दी है। जैसे कि अगर हम बात करें आईओसी की तो 11% का हाइक यहाँ पे देखने को मिला है, बीपीसीएल में 12%, और अगर हम बात करें एचपीसीएल की तो 13% तक की रैली यहाँ पे भी देखने को मिली है। लेकिन मार्केट एनालिस्ट का इस टाइम पे कहना है कि जो इस टाइम पे शेयर्स दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते दिखाई दे रहे हैं, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस टाइम पे हो गए हैं। अगर हम 52 हफ्ते के हाई से देखें तो यहाँ पे हमें करीबन 32 से लेके 20% की गिरावट इन
शेयर्स के अंदर आती हुई दिखाई दी है। एमजीएल में 32% की गिरावट है अपने 52 हफ्ते के हाई से। आईजीएल, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल भी करीब करीब 21% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब इस टाइम पे देखिए, अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज पी देखें तो वो 10x का है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का पी देखेंगे तो ये 5x पे इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसको और भी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बना रहा है। यही नहीं बल्कि अगर हम ब्रोकरेज का व्यू माने तो सिटी की उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने बोला है कि जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है उससे जो वैल्यूएशंस है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो नियर टर्म पे काफी ज्यादा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस टाइम पे अगर और भी कच्चा तेल ऊपर गया तो आने वाले टाइम पे प्राइस हाइक हमें देखने को मिल सकता है, जिससे लॉसेस इन कंपनीज के हमें कम होते हुए दिखाई देंगे। एक लास्ट चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगी, जो डिविडेंड यील्ड है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार दिखाई दे रही है। 5 से लेके 6% की जो डिविडेंड यील्ड है ये जो कंपनियां हैं अपने इन्वेस्टर्स को दे रही हैं, तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, जिससे मार्केट को ये पसंद आ रहा है। पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत, भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स, जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद कल सुबह 10 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। टैक्स और ड्यूटी रिफंड में देरी से एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। हालांकि सरकार ने RODTEP और ROSCTL जैसी स्कीमों के तहत रिफंड को 3 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश पिछले महीने दे दिया था, लेकिन इसका फायदा जमीनी स्तर पर एक्सपोर्टरों को मिलता नहीं दिख रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एक्सपोर्टर्स बढ़े हुए शिपिंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल की दिक्कत से लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की 2 स्कीम RODTEP और ROSCTL से बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन रिफंड में देरी से उनका सब्र टूट रहा है। सरकार ने हमें फ़ायदे पहुंचाने की बात करी थी, वो अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है शायद, लेकिन हमारी कॉस्टिंग बहुत बढ़ चुकी है। आप जानते हैं फ्रेट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग दिन पे दिन बढ़ रही है। आप मान के चलिए, अगर सरकार या आम आदमी सोचता है कि एक्सपोर्टर को 96 रुपये या 97 रुपये होने में लाभ हो रहा है, हमें अभी भी हम 15 से 20% लॉस में शिपमेंट भेज रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को मेंटेन रखना है, हमें बायर को मेंटेन रखना है, क्योंकि बायर का नुकसान ना हो, हमारा नुकसान ना हो। सरकार ने पिछले महीने ही कस्टम विभाग को आदेश दिया था कि RODTEP और ROSCTL स्कीम के तहत एक्सपोर्टरों का रिफंड 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर देना सुनिश्चित करे, लेकिन रिफंड मिलने में अभी भी 10 से 15 दिनों की देरी हो रही है। एक्सपोर्टरों की मांग है कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में जिस तरह रिफंड तत्काल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वैसे ही इन दिनों स्कीमों में भी तत्काल रिफंड की व्यवस्था होनी चाहिए। Competing with the international players like China, Vietnam, Indonesia and smaller countries in Southeast Asia. So इनसे compete करने के लिए अगर हमारे जो local products हैं तो
लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे इनपुट्स लगते हैं लेदर में, जैसे कुंडे लगते हैं, उसमें बकल्स लगते हैं, डॉग लॉक्स लगते हैं, बटन्स लगते हैं, जिपर्स लगते हैं, तो वो चीज़ें अगर चाइना में अगर हमसे चीपर हैं तो ऑब्वियसली हमारा इनपुट कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है। दोनों स्कीमों के तहत कारोबारी का जितना खर्च केंद्र और राज्य सरकारों को टैक्स और ड्यूटी चुकाने में होता है, सरकार एक्सपोर्ट होने के बाद उतना ही अमाउंट रिफंड और रिबेट के जरिए एक्सपोर्टर को वापस कर देती है। उम्मीद है जल्द ही सरकार एक्सपोर्टरों को राहत देने के लिए कदम उठाएगी। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली। गुजरात की FMCG रिटेल चेन ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड ने कई डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और बैंकों के करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं। आंकड़ा 450 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। मामला NCLT में है। इस बारे में परेशान व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। जिनके लाखों करोड़ों रुपए फंसे हैं, ऐसे व्यापारी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, ओवरऑल आपके कितने फंसे हैं कंपनी में और पूरा मामला अब तक कहां तक पहुंचा? सर देखिए, इसमें कैसा है, हम जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बोलते हैं, जो NCLT के रिकॉर्ड्स में आ गए हैं, वैसे 267 लोग हैं जिनके 261 करोड़ रुपए ऑलरेडी मतलब NCLT के रिकॉर्ड में आ गए हैं। और ऐसे जितने लोग नहीं आए होंगे वो अलग। मेरे भी इसमें 1,97,00,000 रुपए हैं। मैं इनको अलग अलग FMCG प्रोडक्ट्स देता था। और हम लोगों के तो क्या मार्जिन बहुत कम होता है, हम लोग तो कंपनी से कैश में खरीदते हैं और इनको उधार में देते थे। और आज के दिन में हमारा ये बहुत बड़ा पैसा अटक गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बैंकों के कुल कितने करोड़ फंसे और आपके व्यक्तिगत की बात कर दो कितने? बैंकों के अराउंड 198 के आसपास है CR, 198 करोड़, और हमारे 6 लाख के आसपास है। आप क्या देते थे? हम लोग लूज स्टेपल्स आइटम देते थे, जो टंकियों में रहता है मटेरियल, वैसा आइटम। आप क्या सप्लाई करते थे और आपके कितने पैसे फंसे? 24,50,000 नेस्ले मैगी सप्लाई करता था। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके करोड़ों रुपए फंस गए हैं। उम्मीद है कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, अगले 5 दिन तक मध्य और उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना जताई है। कैसे रहेगा गर्मी का हाल, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले कुछ दिनों से उत्तर और मध्य भारत के अंदर गर्मी का टॉर्चर बना हुआ है। कई राज्यों के अंदर तापमान 42 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री के पार पहुंच गया और अभी मौसम विभाग के मुताबिक जल्दी ही लोगों को राहत मिलने का कोई भी अनुमान नहीं है। अगले 4 से 5 दिन हीट वेव का प्रकोप ऐसे ही जारी रहेगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों के अंदर हीट वेव ऐसे के ऐसे जारी रहेगी। लेकिन 5 दिनों के बाद थोड़ी सी संभावना जताई जा रही है कि मौसम में किसी भी तरह की राहत मिलेगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, उसके बाद उत्तर भारत के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन राजस्थान में वैसे के वैसे गर्मी पहले की तरह बनी रहेगी। हालांकि मानसून के फ्रंट के ऊपर एक अच्छी खबर है, मानसून अभी अंडमान सागर के पार अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंच गया और बहुत जल्दी ही वो केरल तट के ऊपर दस्तक देगा। 1 से 2 दिनों के अंदर वो केरल तट के ऊपर दस्तक दे सकता है। हालांकि अभी तमिलनाडु और केरल के अंदर प्री मानसून की बारिश शुरू होगी, लेकिन इसे मानसून की बारिश नहीं कहा जा सकता। तो बहुत जल्दी ही केरल तट पर मानसून की दस्तक भी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।